करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें कुछ खास टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने पूरा जो फॉरेस्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो सिलेबस है, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या कोई करंट के रिलेटेड कोई वीडियोस के बारे में हो, तो हमने इस यूट्यूब चैनल पर तमाम चीज़ें चढ़ा दी हैं। साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ये इस केमिस्ट्री का आज चौथा चैप्टर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ना है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग जैसे कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है लीवियस डॉर्सी, मैंने कोशिश यहाँ पे की है कि कम से कम जो है मटीरियल जो है यहाँ पहचानने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए हम जो है तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस अगर 11th और 12th का जो देखेंगे तो बहुत ही तवील एक लंबा सिलेबस है जिसमें काफ़ी समय की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है इस तरह से जो है पढ़ा जाए ताकि JK SSB की तरफ से लिया जाने वाला जो एग्ज़ाम है फॉरेस्टर का, उसमें इसी पढ़ाए गए मटीरियल से ही जो है सवालात हमारे निकल जाएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी से निकलेंगे। मैंने यहाँ पे कोशिश किया, क्योंकि एक चीज़ मैंने यहाँ पे खंगालने की यहाँ पे ये कोशिश की है कि जितने भी एग्ज़ाम पहले जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 2017 में शायद हुआ था फॉरेस्टर का एग्ज़ाम, उसमें मैंने ये चीज़ देखी, जो क्वेश्चन पेपर मैंने जो है देखा था, तो उसमें कॉमन कुछ टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ पर नहीं पढ़ना है। डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि इतना याद रख पाना जो है, क्योंकि 2 साल का सिलेबस है क्लास 11th और क्लास 12th की अगर बात की जाए, उसमें भी एक मेडिकल स्ट्रीम का स्टूडेंट बहुत जो है मेहनत करता है किसी एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने पूरा सिलेबस कवर करना है। बस हमने यहाँ पे यही कोशिश की है कि कम से कम मटीरियल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट, यानी स्मार्ट वर्क पे हमने यहाँ पे जोर दिया है ज़्यादा काम करने का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है लीवियस-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर इन आर शॉर्ट हैंड टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर आर रिटन इन द एलिमेंट सिंबल सराउंडेड बाय डॉट दैट रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है ताकि उसमें के बाहर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे अंदर वाले शेल में 2 होते हैं, बाहर वाले में 8 होते हैं, उसके बाद जो है 16 होते हैं, इस तरीके से ये 18 होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखना है, इसको लीवियस-ड्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड होता है फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कोवेलेंट बॉन्ड जो है 2 एलिमेंट्स के बीच में तब बनता है जब दोनों जो है इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअली शेयर करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बनाता ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का, वो कार्बन भी शेयर करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और अगर हाइड्रोजन की बात की जाए वो भी कार्बन का और खुद का इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है आपस में। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो बॉन्डिंग होती है किसी भी 2 एलिमेंट्स के अंदर या किसी भी 2 एटम्स के अंदर, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें यहाँ भी चीज़ लिखी है एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, यानी ऑक्टेट हो चाहे वो डुप्लेट हो। व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे S2, इफ 2 एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब 2 पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर ही हुए, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला दूसरा एटम, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 4, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन के मिलने से, जिस तरीके से ऑक्सीजन एटम के अंदर बात होती है। उसके बाद इफ 2 एटम्स आर शेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात की, गलत लिखा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड थोड़ा गलत हुआ है मुझसे, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन की आप बात करेंगे, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड जो है बनता है, जैसे N2 और NN अगर लिखेंगे आप, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनता है। उसके बाद और ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कहते हैं कोसल एंड लीवियस इन 1916 developed an important theory of chemical combination between atom is known as electronic theory of chemical bonding। ये theory क्या कहती है, according to this atom can combine either by transfer of electron, valence electron from one atom to another or by sharing of valence electron in order to attain their octet। This is known as octet rule। कहा जाता है कि कोई भी 2 एटम जब उन्होंने क्या बनाना होता है, आपस में बॉन्ड बनाना होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं।
इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से। तो इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से जब कोई एलिमेंट जो है या कोई एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। उसके बाद लिमिटेशंस इसकी ऑक्टेट रूल की, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इफ सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8, दिस इज especially the case with element having less than 4 valence electron। जिस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑक्टेट जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। यहाँ पे लिमिटेशंस इस ऑक्टेट रूल की ये है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर जो है 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब मीन्स अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक के पास हैं और 4 दूसरे के पास हैं, तो वो दोनों जो है मिलकर अपना ऑक्टेट 4-4 में कंप्लीट करेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 से कम है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें 8 की जरूरत पड़ती है, लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन उन दोनों में नहीं बनते हैं क्योंकि 4 से कम दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से लिथियम क्लोराइड की बात करेंगे, बेरिलियम क्लोराइड की बात करेंगे, बोरान क्लोराइड की बात करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखना है, तो ये एक लिमिटेशंस है इसकी ऑक्टेट रूल की। उसके बाद है यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे जिस तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बी है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इवन नंबर तो है, मिसाल 4 और 4 8 बनते हैं, लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसमें ऑक्टेट को कंप्लीट अपना नहीं कर पाते। जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल एटम्स, यानी हर एक एटम्स के लिए ऑक्टेट रूल जो है वो नहीं लगता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है, एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अपार्ट फ्रॉम 3s and 3p orbitals 3d orbitals also available for bonding if the number of compound of these elements there are more than 8 valence electron around the central atom, this is termed expanded octet। हाँ, कुछ यहाँ पे भी है, जब जो है जब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड टेबल, थर्ड पीरियड के अंदर थर्ड पीरियड्स के बाद, तो वहाँ पे 3d जो d ऑर्बिटल है वो भी इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के लिए। और फिर वहाँ पे जब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है घोषित किए जाते हैं कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 8 से ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्टेट रूल वहाँ पे भी वायलेट होता है। फॉर एग्जांपल जो है जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दी है कंपाउंड जैसे पोटेशियम फ्लोराइड है ना, या सल्फर फ्लोराइड, इस तरीके से यहाँ पे दिया है, ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक चीज़ यह है कि ये शेप नहीं बताता, ऑक्टेट रूल जो है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप नहीं बता पाता, ठीक है, इसकी ये भी लिमिटेशन है। उसके बाद अगला जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इसका क्या, जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा पहले, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके बाद हमने ऑक्टेट रूल्स के बारे में भी पढ़ा। लेकिन यहाँ पे है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कहते हैं द केमिकल बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू अनदर एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड जो है दो एलिमेंट्स के बीच में बनता है, लेकिन तब बनेगा जब एक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है और एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। देखो इस कंसेप्ट को भी आपने थोड़ा समझना है। देखो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं उसको। और इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहेंगे? वो जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जितने शेयर करेगा उतना चार्ज। अगर एक शेयर करेगा तो प्लस आएगा, अगर 2 करेगा 2 पॉजिटिव आएगा ना, 2 प्लस आएगा, 3 करेगा तो 3 प्लस आएगा। इस तरीके से आपने याद रखना है। और वो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसके अंदर खींचने की कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी क्यों होती है, ये आपने इससे पहले वीडियो के अंदर जब हमने ट्रेंड पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ा था हमने कि जब पीरियड टेबल के से हम ग्रुप्स के अंदर जो है वो चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या पीरियड्स के अंदर हम आते हैं, पीरियड्स के अंदर आते हैं लेफ्ट टू राइट, और जब हम ग्रुप्स के डाउन द ग्रुप चलते हैं तो उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव किस एलिमेंट्स की जो है वो किस तरह से ट्रेंड करती है। तो इससे पहले वीडियोस के अंदर अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को आप देखिए, तो ये चीज़ आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं नेगेटिव चाहिए, क्यों इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, क्यों गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मैंने पढ़ाई हुई हैं बहुत अच्छे डिटेल से, तो आप जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजिली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपेरेटिव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड एलिमेंट्स विद कंपेरेटिवली हाई negative value of electron gain enthalpy. Most ionic compounds have cation derived from metallic elements and ion from non-metallic elements. तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। जब भी किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो लॉस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है।
और ये भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ये क्या चीज़ होती है, ये भी इससे पहले वीडियो के अंदर अब बहुत डिटेल से हमने समझा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिस तरीके से मैग्नीशियम जो है किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, क्योंकि ये मेटेलिक कंपाउंड है, मेटेलिक एलिमेंट है, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और ये एक्स जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये गेन करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। देखो ये लॉस कर देता है मैग्नीशियम पर वाला, तो इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है कि इस साइड से यहाँ पे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद सातवां है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए। ये क्या चीज़ होती है, इट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ होता है कि जब कोई दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिसाल दो एटम जो है कंबाइन होते हैं आपस में, जब कंबाइन करते हैं तो उनके न्यूक्लियाई का, उनके दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। उसके बाद आठवां जो है बॉन्ड एंगल है। कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि वो ऑर्बिटल जिसमें क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनने आपस में बॉन्ड बनाया होता है, उनके बीच का जो एंगल क्या होता है उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। अराउंड द सेंट्रल एटम क्या इन मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लेक्स आइन, इट गिव्स सम आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लेक्स आइन एंड हेंस इट हेल्प अस द डिटरमाइनिंग इट्स शेप। और यही हमें मदद करता है कि एक एलिमेंट की, एक कंपाउंड की जो है, जब वो कंबाइन किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ या किसी कंपाउंड के साथ होता है तो उसमें उसकी शेप क्या होती है, इस तरीके से हमें पता चलता है। उसके बाद 9वां पॉइंट जो है बॉन्ड एंथैल्पी है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या चीज होती है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोलर बॉन्ड ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन ए गैसियस स्टेट। कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है कि जब दो एलिमेंट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं या आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक ब्रिज नामा कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उस वन मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए बॉन्ड ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स, कोई खास बॉन्ड या वो एटम किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो, उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये चीज आपने या इसका ऐसा यूनिट इस तरीके से। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितने जो है वो बॉन्ड बने होते हैं किसी दो एटम्स के बीच में, उसको कहते हैं बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, एक एलिमेंट 2 करता है, दूसरा भी 2 करता है, उसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब क्या होता है कि जब हम इस बॉन्ड को इंक्रीज करते हैं, इस बॉन्ड ऑर्डर को जैसे 3 है 4 इस तरीके से जो है बॉन्डिंग करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है, मींस बॉन्ड की आपस की एनर्जी जो होती है इंक्रीज होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके बीच के जो एटम्स होते हैं वो आपस में और क्लोज आएंगे, और जब क्लोज आएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिक्रीज होगी। उसके बाद रेजोनेंस क्या होता है, उसके इस कंसेप्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन एवर ए सिंगल लिवियस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई बॉन्डिंग ए नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज द canonical structure of the hybrid which describe the molecule accurately। इसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के ऊपर, तो उस जगह से वो जो दूसरा एटम उसके साथ रिएक्ट होता है वो थोड़ा जो है वो बल्ज टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हमें किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, उसको बनाने की, उसको समझाने की कोशिश यहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम कर सकते हैं। किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का हमने स्ट्रक्चर समझना हो तो रेजोनेंस। अब यहाँ पे हम इतना डिटेल नहीं पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने वाला एग्जाम में नहीं है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस के जरिए से हम बनाते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थोड़ा समझना है कि रेजोनेंस से हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद होता है 12th पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जिस तरीके HCl है, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेयर पेयर बिटवीन टू एटम गेट्स डिस्प्लेस मोर टुवर्ड्स क्लोरीन सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन एज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने पहले समझा है कि जब हाइड्रोजन और क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे आपस में, तो क्लोरीन जो है वो हेलोजेंस के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ पे आएंगे, राइट साइड ऑफ द पीरियड टेबल आएंगे। राइट साइड पीरियड टेबल के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं, जो लेफ्ट साइड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर कर देता है, इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं इससे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जब ये क्लोराइड के साथ जो है कंबाइन होता है। क्योंकि क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, लेकिन उनको खींचेगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हो, ठीक है।
तो जब ये क्लोराइड जो है अपने इस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो क्या होता है, अब खींचता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और उस वजह से जो रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इनके ऊपर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्लोरीन की मैंने इससे पहले पॉइंट के अंदर हमने ये चीज़ समझी थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो गेन करते हैं, उनके पास से इलेक्ट्रॉन आया होता है और एक नेगेटिव के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के ऊपर, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी एलिमेंट को तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब ये दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि एक एलिमेंट के अंदर पॉजिटिव और एक एलिमेंट के अंदर नेगेटिव जो है चार्ज ऊपर आ जाता है तो उसकी वजह से वो पोलर बन जाते हैं, उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद होता है डाइपोल मोमेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन the molecule possess the dipole moment which can be defined as a product of charge and the distance between the center of the positive and the negative charge। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का प्रोडक्ट और डिस्टेंस जो है उन दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच के सेंटर से डिस्टेंस जो है कितना है, और इससे यूजुअली डिजिग्नेटेड बाय द लेटर, ग्रीक लेटर जो है म्यू से इसे डिनोट करते हैं, और मैथमेटिकली इसको किस तरीके से यहाँ पे दिखाया जैसे डाइपोल मोमेंट चार्ज जैसे क्या हो, और एक्स डिस्टेंस ऑफ ए सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी कि उनके सेंटर, उनके बीच का सेंटर से डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कितना है, उस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन शेप दैट मिनिमाइज रिपल्शन। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर अगर नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो अब रिपल्शन ना हो, क्योंकि लाइक चार्ज है रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो है क्लोराइड के एटम्स के ऊपर आ गया होता है और अंदर भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन को मिनिमाइज के अंदर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो एक खास पोजीशन जो ऑक्यूपाई करते हैं जिस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसकी वजह से क्या होता है उसका जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम हो जाता है उनके बीच का, ठीक है, क्योंकि वो रिपेल करते होते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वैलेंस शेल इज टेकन एज ए शेयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द spherical surface at maximum distance from one another, ये तो सिंपल चीज़ है, ठीक है। ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द टू आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी। पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर when two or more resonance structures can represent the molecule the Vesper model is applicable to any such structure। तो हमने वेस्पर मॉडल के अंदर यहाँ पे क्योंकि वेस्पर थ्योरी है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना आपने कि शेप ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल कितने, ठीक है, यानी आफ्टर मोस्ट शेल्स कितने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के, जो बॉन्डेड या चाहे नॉन बॉन्डेड हो, ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ा याद रखना है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से अप्लाई हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको किसी भी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे रिपल्सिव अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन ऑर्डर, जैसे लोन पेयर जिस तरीके से हम यहाँ कहते हैं एलपी, उसके बाद लोन पेयर ग्रेटर, लोन पेयर जिस तरीके से यहाँ, उसके बाद बॉन्ड पेयर है जिसके बाद बॉन्ड, उसके बाद ग्रेटर जो है बॉन्ड पेयर है, उसके बाद बॉन्ड पेयर ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी जो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगुलर प्लानर वगैरह, इस तरीके से यहाँ पे लीनियर है एग्जांपल के तौर पे दिया है कि इसका जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। देखो लीनियर किस तरीके से यहाँ पे बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, उसका ट्रायंगुलर प्लानर बनता है, बेंड बनता है, ठीक है, टेट्राहाइड्रल बनता है, पैरामिडल बनता है, ये चीज़ आपने थोड़ा स्ट्रक्चर याद रखने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। इसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ slightly different energies so as redistribute energy resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जैसे s ऑर्बिटल है, जैसे p ऑर्बिटल, d है, उनकी इंटरमिक्सिंग होती है आपस में। क्यों? क्योंकि इंटरमिक्सिंग की उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करना होता है एनर्जी के बेस में, क्योंकि किसकी एनर्जी कितनी कम है किसकी कितनी ज़्यादा, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन ऑर्बिटल्स को, और एक खास स्ट्रक्चर जो है ना वहाँ पैदा होता है, बनाया जाता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल। अब इसके फीचर्स हैं, कोई साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कहते हैं द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कैन hybridize। The hybridized orbital are always equivalent in energy and shape। यानी hybridized orbital जो होते हैं वो इक्वल एनर्जी और शेप की उनकी बराबर होती है। The hybridized orbital are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbital। These hybrid orbitals are directed in shape in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pair and thus stable arrangement। उसके बाद
जिसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ना है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़नी है, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्ड, ये तो यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे BeCl2 में होता है, बेरिलियम क्लोराइड में होता है, ठीक है। sp2 होता है एक s और 2 p जो है ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें BeCl3 जो है इसके एग्जांपल है। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s और 3p, ठीक है, 3p ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एंड, क्योंकि 4 इसमें 3s है, ये 3p और एक s है, इस तरीके से CH4 की एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन probability distribution around the group of nuclei in a molecule. They are filled in the same way as atomic orbitals. Molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals. उसके बाद bonding molecular orbitals क्या होते हैं? Molecular orbitals is formed by the addition overlap when the loop of the atomic orbitals overlap with the sign of two atomic orbitals is known as bonding molecular orbitals, represented by this तरीके से यहाँ पे represent किया गया है. If its energy is lower than atomic orbital from which it is formed, it favors bonding. उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के अंदर ऑर्बिटल जो इसके तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जैसे बॉन्ड एंगल बॉन्ड ऑर्डर जो है 1/2 हाफ ऑफ एन बी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और एन इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसके बाद रिलेशनशिप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और मॉलिक्यूलर बिहेवियर का रिलेशनशिप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। कॉम्बिनेशन ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, एनर्जी लेवल डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें नहीं है। तो इसमें हमने ये चीज़ें अभी तक पढ़ी, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वीडियो के साथ बने रहने का। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और खास करके ये वीडियो जो है बनाई गई हैं फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो 2024 में होने जा रहा है, 2024 में होगा या अगर बाद में ही कहीं दिसंबर जनवरी में हुआ कहीं 2025 के ईयर में, लेकिन ये तमाम मटीरियल उसी चीज़ भी होगा, तो पूरा मटेरियल जो है इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा आसानी। बस आपने क्लिक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक करना है, तो तमाम चीज़ें जो भी अपलोड होती रहेंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और एक चीज़ आपने और करनी कि बेल के आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास, ठीक है। तो ये मेरी गुजारिश है, ये ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।